नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी इस प्रेरणादायक कहानी में। एक ऐसे महान पुरुष की कहानी जिनके विचार आज भी हजारों वर्षों बाद प्रासंगिक हैं। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चाणक्य अथवा कौटिल्य या विष्णुगुप्त, जिनकी बुद्धिमत्ता ने सिर्फ एक साम्राज्य ही नहीं बल्कि पूरे भारत के भविष्य को बदल दिया। आज हम आपको चाणक्य के जन्म से लेकर चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना तक की पूरी जीवनी सुनाएंगे और हर हिस्से से सीखेंगे महत्वपूर्ण जीवन पाठ। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, चाणक्य का जन्म और प्रारंभिक जीवन। दोस्तों, चाणक्य का जन्म लगभग 350 ईसा पूर्व माना जाता है। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ, एक ऐसा परिवार जिसे विद्या, संस्कृति और धर्म की परंपरा के लिए जाना जाता था। उनके पिता का नाम चाणक्य बताया जाता है, जो स्वयं एक विद्वान ब्राह्मण थे और समाज में सम्मानित व्यक्तित्व थे। उनकी माता धैर्य, सरलता और नैतिक मूल्यों की प्रतिमूर्ति थी। बचपन से ही चाणक्य अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के थे। गांव के अन्य बच्चे जहां खेलकूद और शरारतों में समय बिताते, चाणक्य वहीं पेड़ों की छाव में बैठकर ग्रंथ पढ़ते रहते थे। धीरे धीरे आसपास के लोग महसूस करने लगे कि ये साधारण बालक नहीं है, इसकी दृष्टि उम्र से कहीं आगे है। कहते हैं कि एक बार कुछ बच्चे खेलते हुए मिट्टी का साम्राज्य बना रहे थे। किसी ने अपनी मिट्टी के घर को राजमहल कहा, किसी ने दीवार को किला और कोई राजा बनकर आदेश दे रहा था। लेकिन चाणक्य चुपचाप बैठकर उन बच्चों को देख रहे थे। जब एक बच्चा बोला, मैं राजा हूं, सब मेरी बात मानेंगे, तो चाणक्य ने शांत स्वर में कहा, राजा वो नहीं जिसे सिर्फ ताज मिल जाए, राजा वो है जो न्याय करे और जनता को सुरक्षा दे। सिर्फ 6-7 साल की उम्र में कही गई ये बात सुनकर वहां मौजूद बड़े लोग भी चौंक गए। ये वही नीति बुद्धि थी जिसने आगे चलकर पूरे भारत को नई दिशा दी। चाणक्य का परिवार कर्मठ और सादगीपूर्ण जीवन जीता था। सुबह जल्दी उठकर स्नान, फिर गृह कार्य और उसके बाद अध्ययन। उनके पिता अक्सर राजनीतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। ऐसे माहौल में चाणक्य का मन स्वाभाविक रूप से ज्ञान की ओर खिंचता गया। उनकी मां अक्सर कहती थी, बेटा, विद्या वही है जो व्यक्ति को दूसरों के लिए उपयोगी बनाए। चाणक्य इस बात को दिल में बसाकर बड़े हुए। इतिहास में चाणक्य को दुबला, सांवला और साधारण रूप रंग वाला बताया गया है। बहुत से लोग उनकी बनावट का मजाक उड़ाते थे, पर चाणक्य को ये सब कभी विचलित नहीं करता था। वे कहते, रूप से नहीं, विचारों से पहचान बनती है। ये आत्मविश्वास, ये दृढ़ता उनके चरित्र की पहचान बनी। बचपन में ही चाणक्य ने वेद, उपनिषद, धर्मशास्त्र और संस्कृत व्याकरण पढ़ लिया था। जो ग्रंथ लोग युवावस्था में पढ़ते थे, वे चाणक्य ने बाल्यकाल में ही समझ लिए थे। कहते हैं कि वे अक्सर अपने पिता से पूछते, राज्य कैसे चलते हैं, जनता परेशान क्यों होती है, न्याय और अन्याय में क्या अंतर है। उनके पिता हर बार मुस्कुराकर कहते, तुम्हारे भीतर एक दिन महान नीति निर्माता पैदा होगा। बचपन में ही रणनीतिक सोच। एक बार उनके गांव पर किसी दूसरे गांव के कुछ गुंडे चोरी करने आए। गांव के लोग घबरा गए, लेकिन चाणक्य ने बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, हम डरते हैं, इसलिए वे ताकतवर लगते हैं। अगर हर घर एकता दिखाएं तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उनकी बात मानकर गांव वालों ने मिलकर रणनीति बनाई और चोरों को भगा दिया। सब लोग आश्चर्यचकित रह गए कि इतनी छोटी उम्र में इस बच्चे ने इतनी बड़ी समझ कैसे दिखाई। उनकी तपस्वी दिनचर्या। चाणक्य बचपन से ही त्यागी स्वभाव के थे। वे अत्यंत कम भोजन करते, साधारण कपड़े पहनते और घंटों अध्ययन में लगे रहते। उनके पिता कहते थे, विद्वान वही जो अपने मन को नियंत्रण में रख सके। चाणक्य ने इसे आजीवन अपनाया। यहां से पहली सीख, महान बनने के लिए शुरुआत बचपन से ही लगन चाहिए। ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं, दुनिया को समझने से आता है।
दिखावे से बड़ी होती है बुद्धिमत्ता। जो बच्चा जिज्ञासु होता है वही आगे चलकर नेतृत्व करता है। अच्छा परिवार और अच्छे संस्कार व्यक्ति को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। भाग 2, तक्षशिला की ओर यात्रा और शिक्षा का विस्तार। दोस्तों, चाणक्य की बुद्धिमत्ता ने धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में नाम कमाना शुरू कर दिया था। उनके पिता ने यह समझ लिया कि यदि इस बालक की क्षमता को सही दिशा और गहराई नहीं मिली तो उसका ज्ञान पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाएगा। इसलिए एक दिन उन्होंने चाणक्य को बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हारा मन सामान्य सीमाओं में नहीं बन सकता। तुम्हें वहां जाना चाहिए जहां दुनिया का सबसे श्रेष्ठ ज्ञान मिलता है, तक्षशिला। चाणक्य की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने तक्षशिला के बारे में बहुत सुना था। एक ऐसा स्थान जो सिर्फ शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि ज्ञान का महासागर था। तक्षशिला की ओर कठिन यात्रा। उस समय यात्रा आसान नहीं थी। न कोई पक्की सड़कें थी, न सुरक्षित रास्ते। घने जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था, जहां जंगली जानवरों का खतरा रहता था। कई स्थानों पर डाकू भी सक्रिय रहते थे। लेकिन चाणक्य ने दृढ़ निश्चय कर लिया, मुझे ज्ञान चाहिए और जब तक मैं सर्वश्रेष्ठ नहीं सीख लेता तब तक रुकना नहीं है। यात्रा शुरू हुई। कुछ रास्ते पैदल, कुछ बैलगाड़ी से और कुछ नदी के किनारे चलते हुए। कभी तेज धूप चेहरे को झुलसा देती, कभी ठंडी हवा रात में कांपने पर मजबूर कर देती। कई बार भोजन का अभाव भी होता, पर वे केवल एक मंत्र दोहराते, कठिनाइयां उन लोगों को बनाती है जो उनसे लड़कर आगे बढ़ते हैं। यात्रा के दौरान चाणक्य कई स्थानों पर रुकते और स्थानीय लोगों से बातचीत करते। वे उनसे पूछते, आपके जीवन में सबसे बड़ी समस्या क्या है? राज्य आपके लिए क्या करता है? लोग एक दूसरे की मदद क्यों नहीं करते? यही प्रश्न आगे चलकर उनके भीतर एक मजबूत राजनीतिक समझ का आधार बने। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद एक सुबह चाणक्य को पहाड़ियों के बीच एक विशाल नगर दिखाई दिया। यही था तक्षशिला। ऊंचे ऊंचे स्तंभों वाली इमारतें, दूर दूर से आए विद्यार्थियों का समूह, बाजारों में विभिन्न भाषाओं की आवाजें और हर दिशा से आती विद्या की गूंज। चाणक्य मंत्रमुग्ध हो गए। तक्षशिला उस समय केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी शिक्षा स्थली मानी जाती थी। यहां यूनान, ग्रीस, चीन, अरब, पारस, गांधार, कई देशों से विद्यार्थी आते थे। ये स्थान विविधता और ज्ञान का प्रतीक था। तक्षशिला में शिक्षा गुरुकुल की तरह होती थी, लेकिन ये आकार में बहुत बड़ा था। हर विषय के अलग शिक्षक, अलग मंडप और अलग विधियां थी। राजनीति, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, सैन्य कला, चिकित्सा, दर्शन, न्याय, गुप्तचर तंत्र, खगोल विद्या। चाणक्य ने अपने गुरुबंधुओं में जल्दी ही अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा लिया। वे न सिर्फ पुस्तकों से बल्कि जीवन के अनुभवों से भी ज्ञान निकालने की क्षमता रखते थे। तक्षशिला के आचार्य कहते थे, ये बालक प्रश्न नहीं पूछता, ये तो भविष्य देख लेता है। एक बार कक्षा में शिक्षक ने पूछा, राज्य को सुरक्षित कैसे रखा जाए? दूसरे विद्यार्थी विभिन्न उत्तर देने लगे, पर चाणक्य बोले, राज्य तलवार से नहीं, न्याय से सुरक्षित रहता है। जहां न्याय होगा वहां जनता स्वयं रक्षा कवच बन जाएगी। शिक्षक उनकी ये बात सुनकर भावुक हो गए। ये विचार वही था जो एक दिन मौर्य साम्राज्य की नींव बनेगा। भले ही चाणक्य का शरीर दुबला पतला था, लेकिन रणनीति में वे असाधारण थे। उन्होंने सीखा सेना कैसे बनती है, युद्ध में कौन सी घटनाएं उपयोग होती है, दुश्मन की चाल कैसे पहचानी जाती है, एक राजा कब युद्ध करे और कब शांति वार्ता। वे अक्सर शाम को अकेले बैठकर रणभूमि की रचनाएं बना लेते। कई बार वरिष्ठ शिक्षक भी उनकी रणनीतियों को देखकर चकित रह जाते थे। तक्षशिला में गुप्तचर विद्या भी पढ़ाई जाती थी। चाणक्य ने इसे गहराई से सीखा, क्योंकि वे समझते थे कि एक राष्ट्र उतना ही सुरक्षित है जितना उसका गुप्तचर तंत्र। उन्होंने सीखा
कौन सी जानकारी महत्वपूर्ण है, कौन व्यक्ति भरोसे के लायक है, कैसे दुश्मन की योजना पहले ही पता चल सकती है और कैसे बिना हथियार के भी बुद्धिमानी से युद्ध जीता जा सकता है। ये ज्ञान आगे चलकर नंद वंश के अंत और मौर्य साम्राज्य के निर्माण में अत्यंत उपयोगी साबित हुआ। तक्षशिला में कुछ ही वर्षों में चाणक्य इतने प्रसिद्ध हो गए कि लोग कहते, यदि राजनीति सीखनी है तो चाणक्य के पास जाओ। उनके शिक्षक कहते, ये बालक एक दिन इतिहास बदलेगा। उनकी विचार शक्ति इतनी तेज थी कि वे गुत्थी भरे प्रश्नों का समाधान क्षणों में कर देते। लोग उन्हें नीतिविद कहने लगे थे। भाग 2 से सीख, जहां ज्ञान मिले वहां जाना चाहिए, भले ही रास्ता कठिन क्यों न हो। महान व्यक्तित्व कठिन यात्राओं से ही बनते हैं। दूरदृष्टि और प्रश्न पूछने की आदत व्यक्ति को असाधारण बनाती है। सच्चा विद्यार्थी वही है जो हर अनुभव से सीखता है। ज्ञान सिर्फ पुस्तकों का नहीं होता, लोगों, समाज और परिस्थितियों का भी होता है। यदि व्यक्ति बुद्धिमान है और परिश्रमशील है तो दुनिया की कोई भी शिक्षा स्थली उसके लिए छोटी है। भाग 3, नंद वंश का अत्याचार और चाणक्य का अपमान। तक्षशिला में वर्षों के अध्ययन और शिक्षण के बाद चाणक्य भारत की राजनीतिक स्थितियों का गहन अध्ययन करने लगे। उन्हें हर तरफ से खबरें मिलती थी। पश्चिम में यूनानी आक्रमण बढ़ रहे हैं, अंदरूनी राज्यों में संघर्ष है और सबसे बड़ी चिंता, मगध का नंद वंश। राजा धनानंद के अत्याचारों की कहानियां तक्षशिला तक पहुंच चुकी थी। जनता पर अत्यधिक कर, सैनिकों का दुरुपयोग, गरीबों का शोषण और किसी भी विद्वान के सुझाव को सुनने से इनकार, मगध की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। चाणक्य ये सब सुनकर चिंतित हो गए। वे समझते थे कि इतना बड़ा और समृद्ध साम्राज्य यदि गलत हाथों में हो तो पूरा भारत कमजोर पड़ जाएगा। एक दिन उन्होंने अकेले में निर्णय लिया, अगर भारत को बचाना है तो मुझे खुद मगध जाना होगा और वहां की स्थिति को बदलना होगा। चाणक्य अपने कुछ शिष्यों के साथ मगध की यात्रा पर निकल पड़े। ये यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन मकसद बड़ा था, देश का भविष्य बदलना। रास्ते में उन्हें कई गांव मिले। हर जगह एक ही बात थी, लोग परेशान, किसान कर्ज में डूबे, व्यापारी लुटे पिटे और गरीबों की पुकार, राजा को हमारी फिक्र नहीं, बस कर चाहिए, चाहे घर बिके या बच्चे बिके। एक बार चाणक्य ने रास्ते में एक बूढ़े किसान को देखा जो रो रहा था। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? किसान बोला, राजा के सैनिक कर वसूलने आए थे, पैसे नहीं थे तो मेरे खेत को जब्त कर लिया। अब मेरी परिवार भूखा है। यह सुनकर चाणक्य का हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने मन ही मन कहा, जहां राजा की शक्ति जनता के आंसू बन जाए वहां परिवर्तन आवश्यक है। कई दिनों की यात्रा के बाद चाणक्य पाटलिपुत्र पहुंचे। ये नगर विशाल था, गगनचुंबी दीवारें, चौड़ी सड़कें, भरी हुई बाजारें और हर जगह दिखावटी शान शौकत। लेकिन इस चमक के पीछे जनता की पीड़ा छिपी थी। चाणक्य सीधे राजा के दरबार की ओर बढ़े। उस समय दरबार में धूमधाम थी। नर्तकियां, संगीतकार और राजा धनानंद आलीशान वस्त्रों में बैठा था। राजा के चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। राजा धनानंद से पहली मुलाकात। चाणक्य दरबार में प्रवेश करते ही सबकी नजरें उन पर पड़ी। दुबला-पतला शरीर, साधारण वस्त्र और चेहरे पर तेजस्वी आत्मविश्वास। लोगों ने उन्हें हल्के में लिया। दरबार के मंत्री ने कहा, आप कौन हैं और दरबार में आने का उद्देश्य क्या है? चाणक्य शांत स्वर में बोले, मैं तक्षशिला का आचार्य चाणक्य हूं। भारत की राजनीति, अर्थशास्त्र और प्रशासन पर चर्चा करने आया हूं। राजन्य को कुछ सलाह देना चाहता हूं। सारे मंत्री एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन राजा धनानंद ने तिरस्कार की हंसी हंसी। एक दुबला-पतला ब्राह्मण और मुझे सिखाएगा कि राज्य कैसे चलाया जाए? चाणक्य फिर भी शांत रहे। उन्होंने कहा, राजन, जनता कष्ट में है, कर अत्यधिक है। यदि राज्य को मजबूत बनाना है
तो नीतियों में परिवर्तन आवश्यक है। ये सुनते ही राजा का चेहरा लाल हो गया। धनानंद गुस्से में बोला, अरे ब्राह्मण, तू मुझे शासन चलाना सिखाएगा? तू कौन होता है मेरी नीतियों पर प्रश्न करने वाला? चाणक्य ने विनम्रता से कहा, मैं केवल राज्यहित की बात कर रहा हूं। जिस राजा का प्रजा से संबंध टूट जाता है वो अधिक समय तक नहीं टिकता। इतना कहना था कि राजा अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और सैनिकों को आदेश दिया, इस नीच ब्राह्मण को दरबार से बाहर फेंक दो। सैनिकों ने चाणक्य को पकड़कर बाहर धक्का दे दिया। कुछ लोग हंसने लगे। किसी ने व्यंग्य में कहा, देखो, एक और विद्वान जिसकी बातें राजा ने सुनी ही नहीं। चाणक्य धूल से भरी जमीन पर गिर गए। उनके जूड़े, केश खुल गए। वे धीरे धीरे उठे। चेहरे पर अपमान का घाव था, पर आंखों में आग। चाणक्य ने अपने जूड़े को फिर से बांधा। उनकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने आकाश की ओर देखकर कहा, मैं चाणक्य प्रतिज्ञा करता हूं, जब तक मैं इस अत्याचारी नंद वंश का अंत नहीं कर दूंगा, तब तक अपने इस जोड़े को नहीं खोलूंगा। दरबार के बाहर खड़े लोग स्तब्ध रह गए। उनकी आवाज में ऐसी दृढ़ता थी कि लग रहा था मानो ये प्रतिज्ञा स्वयं समय को चुनौती दे रही हो। एक सैनिक ने धीमे स्वर में कहा, यह ब्राह्मण साधारण नहीं, इसके संकल्प में आग है। और दोस्तों, यही वो क्षण था जिसने इतिहास का रुख बदल दिया। यही प्रतिज्ञा आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य के उदय और मौर्य साम्राज्य की स्थापना का कारण बनी। भाग 3 से सीख। अन्याय जितना बड़ा होगा, परिवर्तन की आग उतनी ही प्रखर होगी। राजा का वास्तविक बल उसकी जनता होती है, न कि उसका खजाना। अपमान कभी कभी महान संकल्प का जन्म देता है। एक विद्वान को अपमानित करके शक्ति दिखाना अंत की घोषणा है। सच्चा नेता वही है जो दर्द को सहकर भी कर्तव्य की राह चुनता है। भाग 4, चंद्रगुप्त से मुलाकात और शिष्य गुरु संबंध। दरबार में हुए अपमान के बाद चाणक्य ने भारत को एक अत्याचारी राजा से मुक्त करने का संकल्प लिया। लेकिन वो अकेले ये युद्ध नहीं लड़ सकते थे। उन्हें चाहिए था एक ऐसा योद्धा जो न सिर्फ साहसी हो, बल्कि नेतृत्व की क्षमता भी रखता हो, जो जनता के दिल में जगह बना सके और जो भविष्य में एक महान साम्राज्य का आधार बन सके। चाणक्य ने सोचा, भारत को एक ऐसे वीर नेता की आवश्यकता है जिसे मैं अपने नीति ज्ञान से दिशा दे सकूं और वो अपने साहस से इतिहास बदल दे। एक दिन चाणक्य मगध के बाहर एक छोटे से गांव में पहुंचे। यहां एक बड़ा पशुमेला लगा हुआ था। चाणक्य पास से गुजर रहे थे कि उन्होंने देखा कुछ सैनिक एक गरीब लड़के को डरा रहे थे, क्योंकि उसने उनके घोड़े को छू लिया था। लड़का निर्भीक होकर बोला, ये महंगा घोड़ा हो सकता है, पर गलत बात पर चुप रहना मैं नहीं जानता। जब गलती आपकी है तो डरने मैं क्यों लगूं? सैनिकों ने गुस्से से तलवार उठाई, लेकिन उसी समय चाणक्य आगे आए और बोले, युवा, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? लड़का मुस्कुराया, गुरु जैसी शख्सियतें तो सत्य के लिए जीवन देकर भी अमर हो जाती है। मैं सत्य बोलकर मर जाऊं, ये भी मंजूर है। चाणक्य चौंक गए। उस लड़के की आंखों में जलती हुई लौ थी। साहस, आत्मसम्मान और नेतृत्व का अनोखा मिश्रण। उन्होंने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? लड़का बोला, चंद्रगुप्त। ये सुनते ही चाणक्य जैसे भीतर से हिल उठे। उन्हें लगा मानो नियति उन्हें उनके शिष्य से मिलवाने लाई हो। चंद्रगुप्त एक साधारण परिवार में जन्मा था। कुछ ऐतिहासिक कथाएं कहती है कि वह मौर्य वंश से था, लेकिन उस समय तक उसका परिवार गरीबी में जी रहा था। लड़का निडर था, तेज तर्रार था और नेतृत्व के गुण बचपन से ही थे। कई बार गांव के अन्य बच्चे उसकी अगुवाई में छोटे मोटे विवाद सुलझा लेते थे। चाणक्य ने उससे पूछा, तुम इतने निडर कैसे हो? चंद्रगुप्त ने कहा, मैंने गरीबी, भूख और अन्याय देखा है। जब सब कुछ छिन जाए तब डर के लिए जगह ही नहीं बचती। चाणक्य समझ गए कि ये वो लड़का है
जिसे सही शिक्षा मिले तो ये पूरे भारत का नेतृत्व कर सकता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, यदि तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दूंगा कि तुम न सिर्फ अपनी जिंदगी बदलोगे बल्कि पूरे राष्ट्र का भाग्य लिखोगे। चंद्रगुप्त ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन मैं आपके साथ क्यों चलूं? मुझे क्या मिलेगा? चाणक्य मुस्कुराए, तुम्हें ज्ञान मिलेगा, शक्ति मिलेगी और एक दिन भारत का ताज भी। चंद्रगुप्त ने बिना एक पल सोचे कहा, मैं तैयार हूं। इस प्रकार गुरु शिष्य का ऐसा संबंध शुरू हुआ जो केवल शिक्षा पर आधारित नहीं था बल्कि एक राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत थी। चाणक्य चंद्रगुप्त को लेकर फिर से तक्षशिला लौटे। वहां चंद्रगुप्त ने शिक्षा प्राप्त करना शुरू किया। चाणक्य उसे सिर्फ पढ़ाते ही नहीं थे, वे उसे जीवन की प्रत्येक परिस्थितियों में तैयार करते थे। चाणक्य कहते, राजा वही है जो दूसरे का दर्द महसूस कर सके। रणनीति में जीत हथियारों से नहीं, दिमाग से होती है। नेता का पहला गुण धैर्य और दूसरा त्याग। चंद्रगुप्त इन शिक्षाओं को बड़े ध्यान से सुनता और दिल में उतार लेता। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजनीति के मुख्य सिद्धांत सिखाए। जनता का मन कैसे जीता जाता है, मंत्रियों का चयन कैसे होता है, युद्ध कब किया जाए, कब पीछे हटना बेहतर होता है और जीत सिर्फ ताकत से नहीं, रणनीति से कैसे मिलती है। सैन्य शास्त्र में चंद्रगुप्त अत्यंत तेज था। वो दौड़ता, घुड़सवारी सीखता, तलवार चलाता और युद्ध की विभिन्न संरचनाएं सीखता। चाणक्य हर गतिविधि पर नजर रखते और कहते, तुम्हारा साहस तुम्हारी ताकत है, लेकिन रणनीति तुम्हारी विजय है। एक दिन चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, राज्य केवल सेना से नहीं चलता, गुप्त जानकारी ही राजा का असली हथियार होती है। चंद्रगुप्त को सिखाया गया, लोगों की बातों को बिना बोले समझना, दुश्मन की चालों को पहले ही पकड़ लेना, अपने जासूस कैसे चुनने, किस परिस्थिति में चुप रहना ही विजय है। चंद्रगुप्त इस विद्या में भी तेज साबित हुआ। एक दिन चाणक्य ने चंद्रगुप्त से पूछा, यदि मैं गलत निर्णय ले लूं तो तुम क्या करोगे? चंद्रगुप्त ने बिना झिझक कहा, मैं आपको रोकूंगा, क्योंकि शिक्षक का सम्मान उनकी सत्यता में है, न कि उनके हर निर्णय को मान लेने में। चाणक्य की आंखें चमक उठीं। उन्होंने कहा, यही गुण तुम्हें महान बनाएगा। गुरु शिष्य का यह संबंध केवल ज्ञान पर आधारित नहीं था, बल्कि सत्य, निष्ठा और राष्ट्र के प्रति समर्पण पर आधारित था। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि चंद्रगुप्त का व्यक्तित्व अलग है। उसकी आंखों में नेतृत्व की चमक थी। उसके भीतर चाणक्य की तरह न्याय, बुद्धि और रणनीति की आग जल रही थी। और चाणक्य जानते थे, यही वो व्यक्ति है जो भारत को अत्याचार से मुक्ति दिलाएगा। उसी समय से शुरू हुआ एक महान परिवर्तन की नींव। भाग 4 से सीख। सही गुरु जीवन बदल सकता है। नेता जन्म से नहीं बनता, शिक्षा, अनुभव और धैर्य से बनता है। निडरता ही बड़ा नेतृत्व गढ़ती है। संकल्प और चरित्र किसी भी व्यक्ति को महान बना सकते हैं। एक महान गुरु शिष्य जोड़ी इतिहास बदल सकती है। भाग 5 संघर्ष, रणनीति और मौर्य साम्राज्य का निर्माण। चाणक्य और चंद्रगुप्त का मिलन इतिहास के लिए वरदान बन गया। अब भारत के नवनिर्माण की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। नंद साम्राज्य शक्तिशाली था। धनानंद के पास विशाल सेना, सोने से भरे खजाने और अनुभवी जनरल थे। लेकिन चाणक्य जानते थे, साम्राज्य ताकत से नहीं, रणनीति से गिरते हैं। चरण 1, जनता का मन जीतना। चाणक्य ने सबसे पहले वही किया जो इतिहास में बहुत कम रणनीतिकार कर पाए थे। उन्होंने जनता को समझा, उनसे जुड़े और उनका भरोसा जीतना शुरू किया। किसान और व्यापारी दुखी थे, कर बहुत अधिक था, सैनिकों का अत्याचार, रोजगार के अवसर कम। चाणक्य और चंद्रगुप्त रात को छुपकर गांवों में जाते, लोगों से मिलते, उनकी समस्याएं सुनते और समाधान बताते। एक किसान ने कहा,
कोई राजा हमारी बात नहीं सुनता। चाणक्य ने उत्तर दिया, राजा वही है जो जनता की आवाज सुने, और अगर वर्तमान राजा नहीं सुनता तो नया राजा आएगा। धीरे धीरे लोग चाणक्य और चंद्रगुप्त के समर्थन में जुड़ने लगे। यही था पहला कदम, जनता का समर्थन। चरण 2, छोटे राज्यों से गठबंधन। चाणक्य ने समझा कि नंद वंश बहुत शक्तिशाली है, सीधे युद्ध संभव नहीं। इसलिए उन्होंने राजनयिक यात्रा शुरू की। वे पड़ोसी राज्यों के राजाओं से मिले। कोई नंद वंश से डरता था, कोई अत्याचार से परेशान था, और कोई सिर्फ अवसर तलाश रहा था। चाणक्य हर राज्य को एक ही बात कहते, आप अकेले कमजोर हैं, लेकिन अगर हम मिल जाए तो अत्याचारी नंद का अंत निश्चित है। कई छोटे राजा उनकी दूरदृष्टि से प्रभावित हुए और गुप्त रूप से चंद्रगुप्त के साथ आने लगे। ये कदम नंद वंश की शक्ति को भारी नुकसान पहुंचाने वाला था। चरण 3, गुप्तचर तंत्र का निर्माण। चाणक्य ने गुप्तचर, जासूसी नेटवर्क खड़ा किया। ऐसा नेटवर्क जैसा भारत ने पहले कभी नहीं देखा था। व्यापारी बनकर, साधु बनकर, मजदूर बनकर, और यहां तक कि महल के सेवक बनकर चाणक्य के लोग पाटलिपुत्र में प्रवेश कर गए। उन्हें हर खबर मिलने लगी। किस दिन सेना कहाँ जाएगी, कौन सा मंत्री राजा के खिलाफ है, किस रास्ते से धन महल में जाता है। एक दिन एक गुप्तचर ने खबर दी, राजा धनानंद अपने खजाने को पूर्व दिशा के गुप्त गुफाओं में ले जा रहा है। चाणक्य मुस्कुराए, शानदार, इसका मतलब है कि राजा परेशान है, और अगर राजा परेशान है तो उसकी हार तय है। चरण 4, सेना का निर्माण और चंद्रगुप्त का नेतृत्व। चंद्रगुप्त युद्ध कला में बेहद निपुण हो चुका था। अब उसे सेना की आवश्यकता थी। चाणक्य ने जनजातियों, वनवासियों और छोटे राज्यों के सैनिकों को एकत्र किया। ये सैनिक भले ही कमजोर दिखते थे, लेकिन उनके पास एक चीज थी, अत्याचार के खिलाफ लड़ने का जुनून। चंद्रगुप्त रोज सुबह उनसे मिलता और कहता, हम सिर्फ एक राजा के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं। इन शब्दों ने सैनिकों के भीतर आग जगा दी। चरण 5, पहली भिड़ंत। चंद्रगुप्त की सेना और नंद सेना के बीच पहली बड़ी भिड़ंत मगध के बाहरी क्षेत्र में हुई। नंद सेना भारी और विशाल थी, लेकिन चाणक्य की रणनीति उससे कहीं बड़ी। उन्होंने चंद्रगुप्त से कहा, तुम्हें युद्ध जीतना नहीं है, तुम्हें नंद सेना की गति रोकनी है। चंद्रगुप्त ने गुरिल्ला युद्ध शुरू किया। रात में हमला, दिन में छुपना, कभी पुल तोड़ देना, कभी भोजन पहुंचने से रोक देना। नंद सेना परेशान होने लगी। युद्ध लंबे चले, लेकिन नंद सेना की हिम्मत टूटने लगी। रात दिन के लगातार छोटे छोटे आक्रमणों ने उन्हें थका दिया। ये चाणक्य की रणनीति थी, दुश्मन को थका दो, फिर एक ही वार में खत्म कर दो। चरण 6, पाटलिपुत्र का घेराव। धीरे धीरे समय आया पाटलिपुत्र की तरफ बढ़ने का। यह भारत की सबसे सुरक्षित नगरी थी। चारों ओर मजबूत दीवारें, खाई और बड़ी सेना। लेकिन चाणक्य ने गुप्तचर तंत्र का उपयोग किया। उन्होंने शहर के अंदर ऐसे विद्रोह को जन्म दिया कि सैनिकों को 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ा। एक रात चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, कल सुबह जब पहली सूर्य किरण दीवारों पर पड़ेगी, हम हमला करेंगे। इस बार युद्ध का अंत होगा, निर्णायक युद्ध, नंद वंश का अंत। सूर्य उगा। चंद्रगुप्त की सेना ने चारों दिशाओं से हमला किया। अंदरूनी विद्रोह ने नंद सेना को कमजोर कर दिया था। धनानंद ने अंत समय में सेना संभालने की कोशिश की, लेकिन वो घबरा चुका था। दूसरी ओर चंद्रगुप्त आत्मविश्वास से भरा था। भीषण युद्ध हुआ। चंद्रगुप्त धनानंद के करीब पहुंच गया। धनानंद ने घमंड से कहा, तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैं मगध का राजा हूं। चंद्रगुप्त शांत स्वर में बोला, राजा वही होता है जो जनता के लिए लड़े, तुम सिर्फ अपने लिए जीते रहे। धनानंद पराजित हुआ। नंद साम्राज्य समाप्त हो गया। भारत का नया अध्याय
मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त को पाटलिपुत्र के सिंहासन पर बैठाया गया। लाखों लोगों ने खुशी से उसका स्वागत किया। भारत को एक न्यायप्रिय, दूरदर्शी और साहसी शासक मिला। चाणक्य महामंत्री बने। उन्होंने अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र, गुप्तचर तंत्र, कर व्यवस्था और प्रशासन की गहरी नींव रखी। इससे रामराज्य जैसी व्यवस्था स्थापित होने लगी। भारत एकजुट हुआ, स्थिर हुआ और शक्तिशाली बना। और ये सब संभव हुआ एक ब्राह्मण की बुद्धि और एक वीर योद्धा के साहस से। भाग 5 से सीख। रणनीति, संयम और दूरदृष्टि हर युद्ध जीत सकती है। जनता का समर्थन ही नेता की सबसे बड़ी ताकत है। गुप्तचर तंत्र किसी भी राष्ट्र की रीढ़ होता है। एक महान लक्ष्य के लिए टीम बनाना अनिवार्य है। दुश्मन को हराने का पहला तरीका उसकी कमजोरी जान लेना। जीत का मतलब सिर्फ तलवार नहीं, बुद्धि और धैर्य भी है। भाग 6। चाणक्य की अंतिम सीख और विरासत। नंद वंश के अंत और मौर्य साम्राज्य की स्थापना के साथ चाणक्य का सपना पूरा हुआ था। एक ऐसा राष्ट्र जो न्याय, नीति और स्थिरता पर आधारित हो। लेकिन चाणक्य ने यहां रुकना उचित नहीं समझा। उनका लक्ष्य सिर्फ एक साम्राज्य बनाना नहीं था, बल्कि एक ऐसा तंत्र स्थापित करना था जो आने वाली अनेक पीढ़ियों तक भारत की रक्षा करे। चंद्रगुप्त सिंहासन पर बैठ चुका था, लेकिन उसके शासन की हर ईंट में चाणक्य की नीति छिपी थी। सिंहासन ग्रहण करने के बाद चंद्रगुप्त ने चाणक्य से कहा, गुरुदेव, आज जो भी मैं हूं, आपकी वजह से हूं। मेरी आज्ञा है कि आप मेरे महामंत्री बने। चाणक्य ने शांत भाव से कहा, मेरी महत्वाकांक्षा राजा बनना नहीं, बल्कि राष्ट्र को सही दिशा देना है। और यदि मैं इसे कर पाऊं, तो यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। इस प्रकार चाणक्य ने भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के नीति निर्माता की भूमिका निभाई। अर्थशास्त्र की रचना, विश्व का पहला विस्तृत राजनीतिक ग्रंथ। चाणक्य ने शासन व्यवस्था को इतना सुव्यवस्थित किया कि ये हजारों वर्ष बाद भी आधुनिक प्रशासन की आत्मा बन गया। उन्होंने अपने गहन अनुभव, राजनीतिक समझ, कूटनीति और रणनीति पर आधारित एक अमर ग्रंथ लिखा, अर्थशास्त्र। इसमें शामिल है राजा का कर्तव्य, मंत्री कैसे चुने जाए, जनता के लिए न्याय प्रणाली, कर व्यवस्था, व्यापार और अर्थव्यवस्था, जासूसी तंत्र, विद्रोह रोकने की नीति, कृषि, जल प्रबंधन और सैनिक प्रशिक्षण, कूटनीति के 6 प्रकार, युद्ध जीतने के तरीके। ये ग्रंथ केवल एक पुस्तक नहीं, एक संपूर्ण राष्ट्र व्यवस्था का खाका है। आज भी दुनिया के कई प्रशासनिक मॉडल चाणक्य की सोच से प्रभावित है। चाणक्य का गुप्तचर तंत्र, समय से आगे की व्यवस्था। चाणक्य जानते थे कि एक साम्राज्य की सुरक्षा केवल सेना से नहीं होती। इसलिए उन्होंने एक मजबूत, संगठित और अत्यंत बुद्धिमान गुप्तचर तंत्र विकसित किया। उनके जासूस व्यापारी बनकर राज्यों में जाते, साधु बनकर मंत्रियों की सोच समझते, सैनिक बनकर दुश्मन की मंत्रणा सुनते, आम लोगों से मिलकर खामियों को पहचानते। एक दिन चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, आप जासूसी को इतना महत्व क्यों देते हैं? चाणक्य ने उत्तर दिया, राजन, शत्रु तलवार उठाने से पहले विचार उठाता है। विचार पर रोक हो जाए तो युद्ध की आवश्यकता ही नहीं रहती। ये सोच उनकी दूरदृष्टि का प्रमाण थी। न्याय व्यवस्था, जनता का हृदय जीतने की प्रणाली। चाणक्य ने करनीति को सरल किया, जनता पर अत्याचार रोकने के लिए कड़े कानून बनाए। उन्होंने स्पष्ट कहा, राजा की असली पहचान उसका महल नहीं, उसकी न्याय व्यवस्था है। उन्हें लगता था कि जनता की खुशहाली ही साम्राज्य की असली शक्ति है। उनकी न्याय प्रणाली में गरीबों की मदद, अपराधियों को उचित दंड, भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई और जनता की शिकायत सीधे राजा तक पहुंचाने की व्यवस्था, इन सब ने मगध के लोगों को राहत दी। चाणक्य के मार्गदर्शन में
छोटे छोटे राज्यों को एक किया गया, व्यापार मार्ग सुरक्षित किए गए, कृषि भूमि का विस्तार हुआ, नदियों पर सिंचाई के लिए नहरें बनाई गई, सैनिकों को नियमित वेतन और संरक्षण मिला। भारत तेजी से एक विकसित, समृद्ध और सुरक्षित राष्ट्र में बदलने लगा। लोग कहते थे, आज हमें लगता है कि भारत एक परिवार है और चाणक्य उसका संरक्षक। चाणक्य के जीवन का अंतिम चरण। सालों की सेवा के बाद जब चंद्रगुप्त एक मजबूत सम्राट बन चुके थे और साम्राज्य स्थिर हो चुका था, तब चाणक्य धीरे धीरे सार्वजनिक जीवन से दूर होने लगे। वे रात को अकेले महल की दीवारों पर बैठे विचार करते। नंद वंश का अंत छाला। चंद्रगुप्त एक महान सम्राट है। भारत सुरक्षित है। अब मेरी भूमिका लगभग पूरी हो चुकी है। उन्होंने ध्यान और साधना में अपना समय बिताना शुरू किया। एक दिन चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, आप अब इतने शांत क्यों हो गए हैं? चाणक्य ने उत्तर दिया, क्योंकि राजन, जब कोई कर्तव्य पूरा हो जाता है तो मन स्वयं ही निर्विकार हो जाता है। चाणक्य की अंतिम सीख, अंतिम संदेश। चाणक्य ने विदा लेने से पहले चंद्रगुप्त को 3 अंतिम सीखें दी। नेता वही जो कठिन निर्णय लेने से न डरे। उन्होंने कहा, कभी जनता की भलाई के लिए कठोर निर्णय लेने पड़े तो हिचकिचाना मत। कठोरता कभी कभी करुणा का रूप होती है। राज्य तभी टिकता है जब मंत्री सच्चे और योग्य हों। उन्होंने चेतावनी दी, गलत लोगों को पद देने से साम्राज्य भीतर ही भीतर टूट जाता है। राष्ट्र हमेशा पहले, व्यक्ति बाद में। उन्होंने कहा, व्यक्ति की महत्वाकांक्षा एक राज्य को खत्म कर सकती है, लेकिन राष्ट्र की भलाई सैकड़ों पीढ़ियों को बचाती है। ये 3 सिद्धांत आज भी शासन के मूल आधार हैं। चाणक्य की विरासत जो आज भी जीवित है। चाणक्य का जीवन केवल एक राजा बनाने की कहानी नहीं, बल्कि ये कहानी है दूरदृष्टि की, राष्ट्र निर्माण की, बुद्धि और संकल्प की, नीति और नैतिकता की। उनकी नीतियां आज भी पढ़ी जाती हैं। उनका अर्थशास्त्र प्रशासन की पाठ्य पुस्तक है। उनकी राजनीति आज भी आधुनिक कूटनीति का आधार है। चाणक्य केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे भारत का मस्तिष्क थे। एक ऐसा मस्तिष्क जिसने एक राष्ट्र को एकजुट किया, एक अत्याचारी वंश को हटाया और एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो सदियों तक भारत का मार्गदर्शन करती रही। भाग 6 की सीख। दूरदृष्टि ही सच्चा नेतृत्व है। न्याय वो पुल है जो राजा को जनता से जोड़ता है। अच्छे मंत्री राष्ट्र को मजबूत करते हैं। सच्चे नेता व्यक्तिगत लाभ नहीं देखते, राष्ट्र का हित देखते हैं। जब लक्ष्य बड़ा हो तो त्याग भी बड़ा होना चाहिए। जीवन का सर्वोच्च कर्तव्य समाज और देश की सेवा है। दोस्तों, ये थी चाणक्य की प्रेरणादायक जीवनी। एक ब्राह्मण विद्वान, एक अद्वितीय रणनीतिकार और एक दूरदर्शी राष्ट्र निर्माता। उनका जीवन हमें सिखाता है कि बुद्धिमत्ता, संकल्प और सही दिशा मिलकर असंभव को भी संभव बना देती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इससे आपको नई प्रेरणा मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।